Hello everyone. Welcome you all to the NISM Series 5A Mutual Fund Distributor Certification Examination Q&A session part 2. Let's begin with the very first question. Ramesh wants to build a corpus of 12 crores in 30 years to achieve his retirement goal. This is an example of a financial goal. State whether true or false. एक फाइनेंशियल गोल में 3 एट्रीब्यूट होना जरूरी है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है गोल इटसेल्फ। तो यहाँ पे रमेश का गोल है एक रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्डअप करना। सेकेंड एट्रीब्यूट है टाइम होराइजन। तो रमेश के पास ये गोल अचीव करने के लिए 30 इयर्स का टाइम है। और तीसरा एट्रीब्यूट है अमाउंट रिक्वायर्ड और मनी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे रमेश को रिटायरमेंट कॉर्पस जो चाहिए आफ्टर 30 इयर्स ये है 12 करोड़ का। तो यहाँ पे तीनों एट्रीब्यूट्स है एक फाइनेंशियल गोल में कवर हो रहे हैं। दैट इज गोल इटसेल्फ, टाइम होराइजन एंड अमाउंट रिक्वायर्ड। मतलब ये फाइनेंशियल गोल है, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, sector funds are high on dash as the entire exposure is to a single sector. ऑप्शन देखते हैं, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क। इसमें से कौन सा रिस्क हो सकता है सेक्टर फंड के साथ एसोसिएटेड? तो ये है कंसंट्रेशन रिस्क। व्हाई सो? फॉर एग्जांपल निपॉन फार्मा फंड में 30 कंपनीज है और वो सभी फार्मा सेक्टर से है। आईटी सेक्टर फंड में सभी लिस्टेड स्टॉक आईटी इंडस्ट्री के होंगे। ना पॉसिबल है कि इन सेक्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके स्कीम के रिटर्न्स पे आएगा। पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। और आप अगर इससे बचना चाहते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड सेक्टर में रख सकते हो। तो एक सेक्टरल फंड जो है वो हाई होता है ऑन अ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। नेक्स्ट, ड्यूरिंग empanelment with asset management company, the mutual fund distributor has to sign a declaration, indicate which of the aspects are covered in the declaration. 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है किसी भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास एम्पेनल होता है, अपने आप को रजिस्टर करता है, तभी एक डिक्लेरेशन जो है उसको साइन करके देना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास जो है अपने आप को एम्पेनल कर रहा है। तो डिक्लेरेशन वो साइन करके देगा और उसमें क्या क्या चीजें होगी या क्या उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा द कमिटमेंट टू अबाइड बाय स्टैट्यूटरी कोड्स, गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, सर्कुलेशंस है, उसको उसे फॉलो करना है। और क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? उसे एक्सपेक्ट किया ये जाएगा कि करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जो भी उसने वो डिक्लेरेशन में और एम्पेनलमेंट करने के टाइम पे जो भी उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो करेक्ट है और कंप्लीट है। At the same time, to provide all the information and documents that the AMC may ask for from time to time. So in case एक AMC जो है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट करना चाहती है, तो जो भी इंफॉर्मेशन अगर मांगती है AMC तो डिस्ट्रीब्यूटर से एक्सपेक्ट किया जाएगा ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो उसे प्रोवाइड करे। तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट, an investor looking for a pure exposure to gold should invest in. अगर प्योर एक्सपोजर गोल्ड का चाहिए इन्वेस्टर को तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या तो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम ऑप्शन देखते हैं, गोल्ड सेक्टरल फंड, गोल्ड ETF, गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड एंड गिल्ड फंड। यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया है गोल्ड ETF। तो हमारा करेक्ट आंसर है गोल्ड ETF, क्योंकि गोल्ड ETF के जो प्राइजेस होते हैं वो रियल टाइम पे आप ट्रैक कर सकते हैं ऑन योर स्टॉक एक्सचेंजेस। मतलब यहाँ पे आपको गोल्ड ETF खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। देयरफॉर प्योर एक्सपोजर चाहिए तो डेफिनेटली गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना होगा। जब भी हम गोल्ड सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तभी जो म्यूचुअल फंड है वो गोल्ड माइनिंग, प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। गोल्ड माइनिंग कंपनीज में जो है आपका म्यूचुअल फंड गोल्ड माइनिंग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। और गिल्ड फंड की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। तो प्योर एक्सपोजर तो आपको गोल्ड ETF में ही मिलेगा। नेक्स्ट, dash certification examination is mandated by SEBI for becoming a mutual fund distributor in the Indian securities market. तो हम जिसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं वही वो एग्जाम है NISM Series 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। नेक्स्ट, the net asset value of a segregated portfolio be published on dash basis। मतलब कैसे पब्लिश होना चाहिए? तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का जो NAV है वो डेली बेसिस पे पब्लिश होता है। ऑप्शन इज 1 डेली बेसिस। थोड़ा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के बारे में यहाँ पे समझते हैं। जब भी किसी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में किसी भी एक कंपनी में क्रेडिट इवेंट अकर होता है,
या डिफॉल्ट होता है बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वो टाइम पे सेबी रेगुलेशन के चलते हुए म्यूचुअल फंड को जो है एक अलग पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है या अलग पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ता है, जिसे हम सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कहते हैं। तो अब ये सेम म्यूचुअल फंड में अभी दो पोर्टफोलियो बन गए हैं, एक हो जाएगा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो और दूसरा हो जाएगा मेन पोर्टफोलियो, और दोनों मिला के होते हैं टोटल पोर्टफोलियो। मतलब सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो प्लस मेन पोर्टफोलियो इक्वल टू टोटल पोर्टफोलियो। और चैप्टर नंबर 10 है हमारा म्यूचुअल फंड का, रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड। इसमें हमने इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया विथ नंबर्स एंड ऑल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन में जाके आप इसे बहुत डिटेल में समझ सकते हो। नेक्स्ट, कट ऑफ टाइमिंग इज। कट ऑफ टाइम जो है ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए होता है और ये प्रिस्क्राइब करता है सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं हमारा एनएवी क्या है फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे परचेस ऑफ न्यू यूनिट्स और रीपर्चेस ऑफ द यूनिट्स और एडिशनल परचेस ऑफ द यूनिट्स, तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आ जाती है। एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे आपको अगर एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो है वो अपडेट करना है, ये सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। उसके बारे में जो भी रेगुलेशंस है वो सेबी ने बनाए, उसे फॉलो करना होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो डिफरेंट फ्रॉम एएमसी टू एमसी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेबी ने बोला तो सभी के लिए सेम ही होता है। अग्रीड अपॉन बिटवीन द एएमसी एंड डिस्ट्रीब्यूटर, इट इज नॉट सो। प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। Next, one of the way to ensure the suitability of the mutual fund scheme to the investor situation is to follow a strategy known as investing goals, objectives और investors का risk appetite को consider करते हुए जब हम किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली स्पीकिंग हम अवेलेबल एसेट्स को अलोकेट कर रहे होते हैं। तो वो हम इक्विटी, डेट या हाइब्रिड या फिर गोल्ड या लिक्विड एसेट्स क्लास में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं उसे, और इसी को हम बोलते हैं बेसिकली एसेट एलोकेशन करना। तो ऑप्शन इज एसेट एलोकेशन। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट टू एनएफओ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स आर ओपन फॉर द परचेज। एक बार एनएफओ आ जाने के बाद, दैट मींस एनएफओ का एप्लीकेशन पीरियड ओवर होने के बाद यूनिट्स का अलॉटमेंट होता है, राइट? एक बार यूनिट्स का अलॉटमेंट हो जाने के बाद एक स्कीम रीओपन हो जाती है। वो रीओपन हो जाती है परचेजेस के लिए, एडिशनल परचेजेस के लिए या तो फिर रिडेम्पशन के लिए। As far as open-ended scheme is concerned, its units are available to the existing unit holder for further purchases and for the new investor, new purchases. मतलब existing investors जो है वो additional purchase करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नए investors भी अगर units purchase करना चाहते हैं इस particular mutual fund scheme के तो भी possible है। तो option is both existing and new investors. Next, as per SEBI, the asset management companies are required to conduct due diligence in respect of mutual fund distributors who meet any of the following criteria in order to regulate the distributor. यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस क्या है ये समझना हमें जरूरी है। तो एज पर सेबी सर्कुलर, ड्यू डिलिजेंस का मतलब है एक प्रोसेस होता है जो लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए किया जाता है। ये करता है एक्चुअली स्पीकिंग एएमसी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ड्यू डिलिजेंस करने की वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब हम जो है सारे क्राइटेरिया जो है वो चेक करेंगे और कहीं भी जाके कोई गलत तो नहीं कर रहा है ना डिस्ट्रीब्यूटर, ये चेक कर रहा है। ये कौन चेक कर रहा है? तो एएमसी चेक कर रहा है। मनी लाइफ का एक रिपोर्ट है, उसका रेफरेंस मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। एचडीएफसी बैंक ने एक बार पावर ऑफ 3 का कैंपेन रन किया था, जहां उन्होंने किसी भी 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए कहा था अपने रिलेशनशिप मैनेजर को, जिसको हम आरएम बोलते हैं। तो वो अग्रेसिवली उन्हें बेच रहे थे और उस पर्टिकुलर मंथ में वो आरएम्स ने मिलके ऑलमोस्ट 90,000 एसआईपी बेच दी थी। तो ऐसे टाइप का अग्रेसिव अप्रोच, अनएथिकल प्रैक्टिस, ये सभी को रोकने के लिए सेबी ने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उन्हें ड्यू डिलिजेंस करवाने के लिए एक रूल बनाया है। तो रूल किस डिस्ट्रीब्यूटर या कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लीकेबल है तो हम ये देखते हैं। AUM raised over ₹100 crore across the industry in the non-institutional category, but including high net worth individual। तो हम यहाँ पे अगर HDFC की बात करें तो HDFC बैंक जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर है। HDFC म्यूचुअल फंड जो है एक म्यूचुअल फंड हाउस है, लेकिन HDFC बैंक एक डिस्ट्रीब्यूटर है और HDFC बैंक ने कुछ म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स है वो बेचे हैं अपने इन्वेस्टर्स को या अपने क्लाइंट्स को। अब इन्होंने जो बेचे हैं उसका अमाउंट कितना है?
तो 100 करोड़ से भी ज्यादा है। और ये क्लाइंट कौन से कैटेगरी में आता है? ये नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या HUFs हो सकते हैं जिनको इन्होंने एक बेचे हैं, और यहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। और ये जो स्कीम्स बेची है उसका कलेक्टिव अमाउंट मोर देन 100 करोड़ का है, तो यस, इनका ड्यू डिलिजेंस होगा। फाइन। सेकेंड ऑप्शन क्या है? द कमीशन रिसीव्ड ओवर ₹1 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर अक्रॉस द इंडस्ट्री, मतलब पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितनी भी है उसमें से जो भी आपने जो म्यूचुअल फंड स्कीम बेचे हैं उसे जो कमीशन मिला है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। मतलब जो भी 44 AMCs है उनकी आपने स्कीम बेची और जो पैसा आपको मिला इन द फॉर्म ऑफ कमीशन विच इज मोर देन 1 करोड़, इन दैट केस आपका ड्यू डिलिजेंस हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? द कमीशन रिसीव्ड ओवर ₹50 लाख फ्रॉम अ सिंगल म्यूचुअल फंड, तो ये भी करेक्ट है। आपका एक म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब मे बी HDFC म्यूचुअल फंड के आपने स्कीम्स बेचे हुए हैं और वहां से जो कमीशन आया है HDFC बैंक को वो 50 लाख से भी ज्यादा का आया है। इन सच केस आपका ड्यू डिलिजेंस जो है वो हो सकता है। कौन करेगा? AMC करेगी। किसका होगा? डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। तो तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन इज 4, all of the above. Next, which of the following is not scheme's fundamental attribute? Investment objective, किसी भी स्कीम का जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट है वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ही है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। हम हमेशा बोलते हैं कि हर स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एग्जैक्टली क्या फिनेंशियल एस्पेक्ट जो है या फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव है ये पर्टिकुलर स्कीम अचीव करना चाहती है, तो हर स्कीम का ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये फंडामेंटल एट्रीब्यूट है। टाइप ऑफ द स्कीम, ये भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट है। ये इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है। इक्विटी का पोर्शन प्रपोर्शन कितना है, डेट का प्रपोर्शन कितना है, ये डेफिनेटली टाइप ऑफ स्कीम में बताया जाता है, तो ये भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट है। नेम ऑफ द फंड मैनेजर, ये फंडामेंटल एट्रीब्यूट नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ दैट स्कीम टेन्योर, हो सकता है कि फंड मैनेजर चेंज हो जाए, तो फंड मैनेजर के नाम के ऊपर जो है आप बाय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ द स्कीम नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इन्वेस्टमेंट पैटर्न एंड रिस्क प्रोफाइल, तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा होगा और रिस्क प्रोफाइलिंग जो कितना रिस्कोमीटर के ऊपर कहाँ पे ये स्टैंड कर रहा है, ये सब दिखाना जो है वो कंपलसरी है, तो ये फंडामेंटल एट्रीब्यूट का ही एक पार्ट होगा। तो क्या फंडामेंटल एट्रीब्यूट नहीं है? नेम ऑफ द फंड मैनेजर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन अकॉर्डेंस विद एसेट एलोकेशन, तो हम देखते हैं एसेट एलोकेशन के रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। एसेट एलोकेशन इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग योर इन्वेस्टमेंट अमंग डिफरेंट एसेट क्लास, दैट इज ट्रू। स्टॉक, बॉन्ड, कैश, ओके, या गोल्ड, तो अलग अलग एसेट क्लास में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आपका कॉर्पस है उसको अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड कर रहे हो। It aims to balance risk and reward by appropriating a portfolio's asset according to the individual's goal, risk tolerance and investment horizon. तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एसेट क्लास में तो हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर है उसका गोल क्या है, फाइनेंशियल गोल, कितना रिस्क वो ले सकता है, और इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या है, शॉर्ट टर्म होराइजन है, मीडियम टर्म होराइजन है या लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, डिसाइडिंग हाउ टू इन्वेस्ट मनी अक्रॉस वेरियस एसेट कैटेगरीज इन लाइन विद वंस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, करंट सिचुएशन एंड रिस्क प्रोफाइल, ये भी सेम ही है जो पहले दो सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं, तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which among the following could be used in lieu of income distribution कम capital withdrawal payout, इसे हम नथिंग बट डिविडेंड भी बोलते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कॉर्पस है उसमें से थोड़ा अमाउंट जो है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। इन लीव ऑफ का मतलब है इंस्टेड ऑफ, बदले में, मतलब ये नहीं, अगर डिविडेंड नहीं है तो और ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको हम डिविडेंड के हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा पैसा जो हमारे अकाउंट में ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है वो क्रेडिट होना चाहिए, तो ये होता है बेसिकली सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपीज का और आपकी 50,000 रुपीज जो है वो मंथली रिक्वायरमेंट है, तो आपने इंस्ट्रक्शन दिया गया है एज पर सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान कि 50,000 जो है मेरे अकाउंट में एवरी मंथ जो है वो ट्रांसफर होने चाहिए, क्रेडिट होने चाहिए। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर रिटर्न्स योर स्कीम हैज जनरेटेड, मतलब पॉजिटिव रिटर्न हुए हैं, 1 करोड़ बढ़ गया है, 1 करोड़ कम हुआ है, उससे मैटर नहीं करेगा, 50,000 जो है वो आपके अकाउंट में एवरी मंथ जो है वो ट्रांसफर होते जाएगा ना। यहाँ पे
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल में क्या होता है, दैट इज डिविडेंड में क्या होता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है वो ही आपके साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50,000 की है, वो कैसे पूरी हो जाएगी अगर इस पर्टिकुलर मंथ में आपके अकाउंट में पॉजिटिव इनकम नहीं आया तो ये एक बेटर ऑप्शन है जहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती रहेगी और आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी। तो ऑप्शन इज सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। स्टेटमेंट को एक बार वापस पढ़ लेते हैं। Which among the following could be used instead of income distribution cum capital withdrawal payout? That is going to be systematic withdrawal plan. Next, smaller fund size means that the scheme will not benefit from economies of scale, has a higher possibility of surviving, has a higher possibility of return, has lower expenses. एक स्कीम को एसोसिएटेड काफी सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे एडवाइजरी फी है, एनालिस्ट की फी है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ एएमसी हो सकते हैं। अच्छा, एक ब्रोकरेज चार्जेस भी होते हैं। लार्ज ऑर्डर के ऊपर आपको पता ही है कि ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो डिस्काउंटेड या डिफरेंशिएटेड रेट में मिल सकते हैं। तो ये सभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है अगर आपका ज्यादा अमाउंट असेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब कॉस्ट एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल सकता है, और स्मॉलर फंड साइज में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो बिग फंड को ये एडवांटेज मिल सकता है जिसके चलते वो ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो जाते हैं और उनके एक्सपेंस रेशियो जो है वो रिलेटिवली कम हो सकते हैं। Therefore, smaller fund size means the scheme will not benefit from the economies of scale. Next, which of the following transactions are not eligible for charging a transaction fee by the distributor? डिस्ट्रीब्यूटर कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन फी चार्ज नहीं कर सकता है, जो 100 रुपीज या 150 रुपीज की हम बात करते हैं, तो वो होता है आपका पर्टिकुलरली सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यहाँ पे सेबी के रूल्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी ट्रांजैक्शन फी चार्ज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सेबी एडवर्टाइजिंग कोड फॉर म्यूचुअल फंड लेज डाउन गाइडलाइन टू बी फॉलोड। तो जो गाइडलाइन बनाए हैं सेबी ने एडवर्टाइजिंग के लिए, वो बनाए हैं पर्टिकुलरली एएमसी के लिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे बाय एएमसी व्हाइल एडवर्टाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंड। तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। जब डीमटेरियलाइज करते हैं मतलब आपके जो सिक्योरिटीज है, फिर वो बॉन्ड हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो सकते हैं या स्टॉक्स हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हैं आपके डिपॉजिटरीज के पास, जैसे एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने की वजह से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो यहाँ पे कोई चोरी नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। पेपर वर्क भी कम होता है क्योंकि आपके बहुत सारे पेपर जो है आपको जमा नहीं करने पड़ते या संभालने नहीं पड़ते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ बोनस यूनिट्स, तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड कोई बोनस देता है तो उसका क्रेडिट आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट, आफ्टर अ डिविडेंड इज पेड द स्कीम्स नेट एसेट वैल्यू दैट इज एनएवी, डेफिनेटली डिविडेंड देने के बाद जो पैसा है एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो कम हो जाएगा और यूनिट्स जो है वो उतने ही रहेंगे, तो आपका जो एनएवी है वो रिड्यूस होने वाला है, तो एनएवी फॉल्स। Which among the following expenses cannot be charged to a mutual fund scheme by an asset management company? Options are custodian fee, brokerage charges, marketing expenses, depreciation of fixed assets of the asset management company. तो कस्टोडियन फी, ब्रोकरेज चार्जेस और मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, वो स्कीम एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हैं, तो आप उसे चार्ज कर सकते हो स्कीम के सामने, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एएमसी कैन नॉट बी चार्ज अगेंस्ट एनी ऑफ द स्कीम। ये एएमसी के खर्चे हैं, एएमसी का जो इनकम होता है उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन इज डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ एएमसी। नेक्स्ट, as per SEBI regulations, in case of fund manager of a mutual fund look after more than 6 schemes dash in performance advertisement of a specific scheme। तो एक फंड मैनेजर जो है एक म्यूचुअल फंड की 10 स्कीम्स को मैनेज कर रहा है या हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे सेबी रेगुलेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस डेटा ऑफ टॉप 3 एंड बॉटम 3 स्कीम्स मैनेज बाय हिम मे बी डिस्क्लोज। तो यहाँ सभी 10 स्कीम का परफॉर्मेंस डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, टॉप 3 और बॉटम 3 स्कीम्स का परफॉर्मेंस डिस्क्लोज करेंगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट, credit risk fund has a relatively higher default risk than corporate bond fund। डेफिनेटली नाम ही कहता है क्रेडिट रिस्क फंड हूं मैं,
तो मैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है उसे ज्यादा रिस्की रहूंगा, मेरा जो क्रेडिट रेटिंग है मेरे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर का वो कम है, और रिस्क जो है यहाँ डिफॉल्ट का या क्रेडिट रिस्क जो है वो ज्यादा है। तो ऑप्शन इज ट्रू, क्रेडिट रिस्क फंड हैज a relatively higher default risk than corporate bond fund. Next, the return from mutual fund scheme is 8.6% and the beta is 0.8. If the risk-free rate of return is 5.8, what is the Treynor ratio? Treynor ratio फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए बेसिकली फंड का रिटर्न माइनस RFR, that is risk-free return, divided by beta of that particular mutual fund scheme. तो हम करेंगे 8.6 minus 5.8 divided by 0.8, तो ऐसे करके आपका आंसर आएगा 3.5। तो जब बीटा ऑफ द स्कीम 0.8 है तो आपका जो रिटर्न है वो 3.5 टाइम्स है, एंड हायर द बेटर इज व्हाट ट्रेनर रेशियो सेज। नेक्स्ट, रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्कीम इज 10.6% and SD, that is standard deviation, that is total risk, is 6. If the risk-free rate of return is 6%, what is the Sharpe ratio? Sharpe ratio कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल रिस्क ध्यान में रखनी है, और ट्रेनर रेशियो देखने के टाइम पे हम देखते हैं बीटा, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क में सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक दोनों रिस्क आती है। फंड का रिटर्न 10.6 है, RFR 6 है, तो 10.6 माइनस 6 divided by SD, that is 6. The answer is 0.77। ये जो है 1 से नीचे है तो बेसिकली स्पीकिंग ये ज्यादा रिस्की है, आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो लेकिन सामने जो आपको रिटर्न बहुत अच्छे नहीं मिल रहे। शार्पे रेशियो भी कहता है हायर द बेटर। नेक्स्ट, which risk arises due to the difference in the price movement of the derivative vis-a-vis that of security being hedged? तो जब भी प्राइस मूवमेंट ऑफ द डेरिवेटिव इन रिलेशन टू हम सिक्योरिटी बीइंग हेज की बात करते हैं तो हम एक्चुअली बात कर रहे होते हैं बेसिस रिस्क की। जब भी प्राइस डिफरेंसेस आता है यहाँ पे ड्यू टू द डेरिवेटिव और सिक्योरिटी बीइंग हेज में, तो बेसिस रिस्क अराइज होता है, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, which of the following may be a proper benchmark for the balance hybrid scheme? हाइब्रिड है, बैलेंस है, बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे 50-50% ही रहेगा क्योंकि बैलेंस होगा तो 50% इक्विटी में रहेगा, 50% डेट में रहेगा क्योंकि हाइब्रिड है। तो आएगा यहाँ पे क्रिजिल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स। 25 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर आप डिटेल में कॉन्सेप्ट लर्निंग करना चाहते हो या चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।